देखो सूरज आपका जा रहा है। किसी में किसी दिन मैं गिरूंगा जरूर। हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग सोलर सिस्टम खत्म करेंगे, सौर मंडल, और वो भी एकदम से 3D में लाइव। ठीक है, एकदम बेहतर तरीके से हम लोग लाइव इसको खत्म करने वाले हैं। आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे भी किस तरीके से सोलर सिस्टम है, कैसे काम करता है, समझ रहे ना। और तो ध्यानपूर्वक वीडियो को एंड तक देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। ये देखिए आपकी पृथ्वी घूम रही है ना। तो अब इसको रोक देते हैं, पृथ्वी को। अब हम बात करेंगे, शुरू से देखते हैं कि ब्रह्मांड, अरे कलर तो व्हाइट है ना। तो हमारा ब्रह्मांड क्या है, कब बना, कैसे क्या चीजें रही है ना। तो देखिए ब्रह्मांड जो है पूरे, अब क्या कहें, वही है ही है यूनिवर्स। अब क्या कह सकते हैं, इसमें है, वो खुद ही है सब कुछ, है ना। तो पूरे यूनिवर्स में जो ब्रह्मांड है वो कुछ अरबों खरबों, या हम कहें तो 10 मिलियन, यानी कि लगभग 10,000 मिलियन या उससे भी अधिक तारामंडल तो बाद में बनते हैं, सबसे पहले मंदाकिनियों के समूह से बनता है ना। तो हम सामान्य सा कह लेते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो अरबों खरबों, है ना, अरबों खरबों मंदाकिनियों, मंदाकिनी मतलब क्या होता है, मंदाकिनी कह लें, या इन्हीं को हम क्या कह लेते हैं, गैलेक्सीज, है ना। तो उनका एक समूह है। सिर्फ गैलेक्सीज ही नहीं होती हैं ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में और भी चीजें होती हैं। जैसे ब्रह्मांड में नक्षत्र मंडल भी होता है ना, छोटे छोटे तारों का समूह अपना, है ना, नक्षत्र मंडल। और उसी में क्वेसर भी होती हैं, समझ रहे ना, क्वेसर होती हैं। और क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, जो निहारिकाएं होती हैं, उसका क्या नाम था उस लड़की का, वो जो कल लड़की, निहारिका नाम था ना। अंग्रेजी में क्या नाम हो जाएगा उसका, मैंने कहा हिंदी में निहारिका लिखना और अंग्रेजी में नेबुला लिखना नाम। ठीक है। तो ऐसे ही प्लस ये जो सारा प्रपंच है वो मात्र लगभग 5% के आसपास ही है। जो मास कवर करता है, मास एरिया पूरा 90 से 95% वो होता है डार्क मैटर। ठीक है, 95% डार्क मैटर, मतलब वो कुछ होता ही नहीं है उसमें, है ना। जो डार्क मैटर होता है उसमें, मतलब देखिए आमतौर पे डार्क मैटर जो बनता है कहीं न कहीं जब तारे ब्लैक होल को पहुंच जाते हैं, एक अवस्था होती है ब्लैक होल होना, है ना, पल्सर होना, समझ रहे हैं, क्वेसर भी उसी समूह में आता है। तो ये सब एक पूरा समग्र जो है व्यापक एरिया है जिससे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। हालांकि हम जो गैलेक्सीज हैं उनमें से अपने आप को पढ़ लेते हैं, अपनी मंदाकिनी को। ठीक है। तो जो डार्क मैटर है इसका मतलब ये होता है कि इसमें कुछ दिखना ही नहीं है, और डार्क मैटर कहीं ना कहीं ब्लैक होल के हिसाब से ही होता है। जैसे ब्लैक होल को अगर समझना चाहें तो ब्लैक होल क्या होता है, वो तारा जो आमतौर पे, चलिए अच्छा मैं ब्लैक होल को थोड़ा सा यहीं पे समझा दे रहा हूँ तो थोड़ा सा डार्क मैटर आपको समझ में आएगा। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि जो तारे ब्लैक होल को बन जाते हैं, है ना, ब्लैक होल ही लिख देते हैं, वही कहीं ना कहीं डार्क मैटर भी तो बनाते हैं। कोई भी एक तारा है, मान लीजिए यही तो तारा हमारा, और इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें पता है हाइड्रोजन टू हीलियम कन्वर्जन चलता है, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा मिलती है, तो हाइड्रोजन टू हीलियम
ऊर्जा कन्वर्ट हो रहा है, 4 इसके जो है प्रोटॉन जाते हैं, हम जानते हैं इसके 3 ड्यूटेरियम ट्राइटियम है ना, इस तरीके से कण होता है। तो ये क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, ये इस हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होता है और अंततः एनर्जी मिलती है। तो सूर्य को नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य हो या कोई भी तारे। लेकिन एक समय ऐसा भी तो आएगा कि इनकी जो है कन्वर्जन होना या एनर्जी अपनी नाभिकीय संलयन की स्थिति खत्म हो जाएगी, एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो वहां पे क्या होगा, कहीं कहीं पे ब्लैक स्पॉट होता है। तो रेड स्पॉट हो रहा है लेकिन वो ब्लैक स्पॉट होता है, जिसे हम कलंक कहते हैं, सौर कलंक, धब्बा, समझ रहे ना। और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अंततः क्या होती है, सूर्य की एनर्जी खत्म हो जाती है और अचानक से उसमें विस्फोट हो जाता है। उसमें भी कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं। अगर उसका द्रव्यमान, चूंकि हमारे यहाँ के वैज्ञानिक रहे, हमारे यहाँ के नहीं, हमारे मूल के रहते हैं, आमतौर पर रहते तो अमेरिका में ही है, क्या नाम था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, है ना। तो सुब्रमण्यम एस चंद्रशेखर ने एक सीमा बताई कि यदि कोई तारा इतना बड़ा है, अर्थात उन्होंने कहा 1.4 मास, या ये भी डेटा मोटा मोटी है, अगर हम दशमलव एकदम राइट दशमलव में आए तो 1.39 मास अगर क्रॉस करता है, और ये तुलनात्मक रूप से होता है, हमारे सूर्य के इतने गुना यदि तारा है उससे अधिक प्लस में होगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ब्लैक होल, अन्यथा क्या बनेगा, पल्सर। समझ रहे ना। ब्लैक होल क्या होता है पहले मैं समझा दूं। ब्लैक होल ये होता है कि वो ऐसा तारा है कि उसमें गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाती है, उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है, नाभिकीय संलयन वाली, समझ रहे ना। और उसके बाद जब उसकी गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है तो उसमें इतना ज्यादा पावर होता है ग्रेविटी में, ग्रेविटेशनल फोर्स में, कि वो प्रकाश को भी अब्जॉर्ब कर लेता है। और हमें पता है कि दुनिया में कोई भी सामान हो, जैसे मैं आपको दिख पा रहा हूं, इसका मतलब लाइट आ रही है और लाइट परावर्तित होकर आपकी आंखों में जा रही है ना, पड़ रही है वापस, रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन वो क्या है, प्रकाश को आने देगा लेकिन वो जाने नहीं देगा, रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, इतना ज्यादा पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है। तो क्या करेगा, इसीलिए जब प्रकाश लौटेगी नहीं तो हमें कुछ दिखेगा नहीं, सीधी सी बात है, जब तक परावर्तन नहीं होगा प्रकाश का दिखाई नहीं देगा। इसीलिए क्या बन जाता है, अंततः वह ब्लैक होल बन जाता है, समझ रहे ना। और ब्लैक होल की बात कर लूं तो कई बार इसका किलोग्राम में अगर द्रव्यमान क्वेश्चन पूछ लेता है, यही पहले समझ लेते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ चीजें जो है। तो उन्होंने बताया कि 2.765 इतना गुणे 10 की घात, यहां देखना नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, इतना किलोग्राम यदि किसी तारे का द्रव्यमान है, उसकी एनर्जी लॉस हो चुकी है, तो वो तारा क्या बन जाएगा, ब्लैक होल। इससे कम होगा तो वो पल्सर बन जाता है। समझ पा रहे हैं, वही क्वेसर वाला ही ये क्षेत्र हम कहेंगे। इतनी बात समझ रहे हैं, ये डेटा ध्यान रखिएगा। और ये जो होता है तुलनात्मक रूप से हम कह लेते हैं कि अच्छा बताइए चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो हम कह देते हैं 1.4 मास। तो क्या मतलब, वो हम कहते हैं कि 1.4 सूर्य के द्रव्यमान का इतना गुणा अपने सूर्य के हिसाब से, समझ रहे ना। तो वो ब्लैक होल बन जाता है। कहीं ना कहीं यही चीजें, ऐसा मुझे लगता है, कहीं ना कहीं यही चीजें तो डार्क मैटर बनाएंगी। सीधी सी बात है, जो तारा ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया, अब वो मुझे दिख नहीं रहा है, और कोई भी आस पड़ोस से भी कोई पिंड निकलेगा तो उसको तो खींच लेगा, जब प्रकाश को खींच ले रहा है तुम अपने में मिला लेगा तो कुछ दिखेगा नहीं। ऐसे करते करते क्या है, पूरे ब्रह्मांड में लगभग 95% जो है डार्क मैटर है, यानी कि अंधेरा, कुछ है नहीं उसमें, समझ रहे ना। तो अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा निहारिका से, चलिए इसको भी खत्म कर लेते हैं। निहारिका से क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बनेगा बस उतनी सी ही बात करेंगे, बहुत अधिक नहीं। तो निहारिकाओं में, नेबुलाज में पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा चमकीली निहारिका कौन सी है, तो क्या हो जाएगा नाम, सबसे ज्यादा चमकीली क्या नाम है, देवयानी, ठीक है। सबसे ज्यादा एकदम शीतल होती हैं, ठंडी सी, और बहुत चमकीली होती हैं, समझ रहे ना। तो देवयानी है, इसको याद रखेंगे। बाकी ब्रह्मांड को आप समझ गए, ब्रह्मांड बनने में बहुत सारी चीजें हैं, और जो बहुत सारी चीजें हैं वो मात्र 5% ही है ना। और जो एकदम से कुछ नहीं दिखता ही नहीं है वो 95% लगभग है ना। तो अब हम इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अपने क्या है, गैलेक्सीज को, ठीक है। तो ब्रह्मांड हो गया, ठीक है, उसमें जो नॉर्मल सी चीजें जो हो सकती थी वो हम लोग चर्चा कर लिए। तो लेकिन हम देखेंगे कि ब्रह्मांड बन कैसे रहा था, सबसे पहले ये देख लें, है ना। तो ब्रह्मांड का निर्माण
जो हो रहा था उसकी थियरी है, क्योंकि ब्रह्मांड का जब निर्माण हो रहा था तो हम तो होंगे नहीं, तो हम देख तो रहे नहीं कि खड़े होकर देख रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं देखिए, और पूरा ब्रह्मांड बन रहा है, अभी हम खुद ही नहीं बने तो हम यहाँ बैठ के कैसे देख लेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए क्या है, एक महोदय थे जॉर्ज लेमेत्रे साहब, ठीक है, जिन्होंने संकल्पना दी कि पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो महाविस्फोटीय सिद्धांत पर हुआ है ना, जिसे हम क्या कह लेते हैं, महाविस्फोटीय सिद्धांत को बिग बैंग थियरी, ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत, है ना, बिग बैंग थियरी कहते हैं, जिसमें यह बताया गया है, इसमें प्रयोग किया गया था, है ना, प्राग वाले चेक गणराज्य का जगह है यूरोप में, वहां पर क्या किया गया, लगभग 100 फीट गहरा, एकदम से पृथ्वी के अंदर 100 फीट गहराई में प्रयोग ऐसा ही किया जाता है कि हम देखें कि उस अवस्था को प्राप्त कर लें, फिर हम प्रयोग करते हैं। तो 100 फीट गहराई में और लगभग कितना, लगभग 27 किलोमीटर लंबाई वाले क्षेत्र में ये प्रयोग किया गया, और वहाँ पर ही ये देखा गया कि भैया इस हिसाब से कहीं ना कहीं ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, जिसमें हम कहते हैं बिग बैंग या महाविस्फोटीय सिद्धांत। यानी इनके अनुसार, जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार ये कहते हैं कि ब्रह्मांड का समस्त जो द्रव्यमान है किसी एक ही पिंड के पास था। समझ पा रहे हैं ना, सारा का सारा द्रव्यमान, मास तो समझते हैं ना, द्रव्यमान कह रहा हूं, चलो थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, कई बार बोलते हैं हम लोग शब्दावली नहीं समझ में आ रहा है और पूछते भी नहीं है ना। एक होता भार, तो द्रव्यमान और भार में अंतर समझते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, देखिए द्रव्यमान किसी भी वस्तु का जो एक्चुअल वजन है, वजन हम कहेंगे तो गलत ही बोल देंगे, वो भार ही हो जाता है ना। तो जैसे इन पिंडों को हम द्रव्यमान में ही मापेंगे, कोई भी सूर्य है, ग्रह है, लेकिन किसी, जैसे हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी पर हम भार में मापते हैं, किसी भी वस्तु को तोलते हैं जो, तो क्यों, क्योंकि जो मास है, मास के साथ ग्रेविटी का जो है गुणा हो जाता है, तब वो क्या बन जाता है, तब वो जाके बनता है भार। समझ रहे ना। तो जो मास है वो किसी वस्तु का एक्चुअल, वजन भी कहना गलत है, तो हम अभी समझने के लिए कह सकते हैं कि उसका एक्चुअल जो है वजन है, लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण से गुणा हो जाता है तो उसका भार बन जाता है। समझ रहे ना। और इसी हिसाब से अब देखिए क्या है, हमारे यहाँ जो पृथ्वी का ग्रेविटी पावर है वो कितना हो जाता है, जी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण है तो सेकेंड स्क्वायर लगाएंगे, है ना। तो इस तरीके से भार और द्रव्यमान का समझ गए, मतलब उसका जो है एक्चुअल हम लोग वजन देखते हैं, मास ही कहते हैं उसको हम लोग। तो बिग बैंग थियरी के अनुसार यही चीजें थी कि सारे के सारे पिंड जो है कहीं ना कहीं इकट्ठा ही एक ही जगह था, और उसमें अचानक से क्या हुआ, विस्फोट हो गया, और फिर धीरे धीरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ब्रह्मांड का मान लीजिए कल्पना करना हम लोगों को कि ऐसा हुआ होगा, पूरा पिंड एक साथ रहा होगा, तो फिर कैसे निर्माण हुआ होगा, सिर्फ सोचिए। अभी देखिए हमारा सौरमंडल देख लीजिए, इस तरीके से सब चक्कर लगा रहे हैं, है ना, सूर्य का ही क्या हो गया नींद टाइप का महसूस हो रहा है क्या। देखो जैसे हम कहेंगे विस्फोट हुआ, तो विस्फोट होने के बाद चूंकि पूरे यूनिवर्स में एकदम से कुछ है नहीं, निर्वात है, और निर्वात है तो देखिए कोई भी वस्तु को रोकने के लिए हम कहते त्वरण जब उत्पन्न ही नहीं होगा, जब कुछ भी नहीं है, वहां पे जीरो है, शून्य है, तो कोई त्वरण होता नहीं है, तो जो पिंड निकल गया सो निकल गया, है ना। और मैं इस तरीके से बताता हूं कि किसी सौरमंडल का या मंदाकिनियों का निर्माण कैसे हुआ होगा, कि पिंड बिखर रहे एकदम से, कोई भी जैसे कुछ भी आप फोड़ते हैं, मान लीजिए पटाखा फोड़ दीजिए आप, अब देखेंगे चितड़े उड़ जाते चारों तरफ से, तो जो चारों तरफ से उड़े होंगे तो फैलने लगे, और फैलने लगे, चूंकि जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट में आमतौर पर कई प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न होती है, जिसमें ध्वनि ऊर्जा, हालांकि वहां ध्वनि का तो मतलब भी नहीं बचा, उष्मा ऊर्जा है तो ताप ऊर्जा भी रहेगा, और गतिज ऊर्जा प्राप्त होता है, स्पेशली होता है कहीं विस्फोट होने पे। तो गतिज ऊर्जा की वजह से क्या है, ब्रह्मांड धीरे धीरे फैलता ही जा रहा है। तो इसी हिसाब से कई बार पूछ लेता है कि ब्रह्मांड का क्या विस्तार हो रहा है, इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है, तो वो किस सिद्धांत पे बताया गया है, तो डॉपलर का विस्थापन सिद्धांत, है ना। डॉपलर महोदय जो हैं उन्होंने
स्पेक्ट्रम जैसे सौरमंडल या ब्रह्मांड, आमतौर पे सौरमंडल से ही स्पेक्ट्रम की संरचना देखते हैं, उसमें देखते हैं ना कि इस तरीके से हम देखते हैं प्रिज्म के तरीके से, तो कोई भी पिंड पुंज आती है तो ये वाली स्थिति है। तो उसमें ये देखेंगे कि भाई अगर लाल, यहाँ तो लाल होता है ना, अगर लाल किरणें मिल रही हैं, रक्त तप्त रह रही है स्थितियाँ, तो इसका मतलब क्या है, ब्रह्मांड बढ़ रहा है। भाई दूरी बढ़ेगी तभी तो लाल किरणें हमारे तक आती हैं, नज़दीक रहेंगे तो बैंगनी भी आ सकती है कि नहीं, श्वेत हो जाएगा फाइनली। तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही क्या होता है, लाल किरणें आएंगी। तो डॉपलर के विस्थापन सिद्धांत में यह बताया गया है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, क्योंकि हम अभी तक रक्त तप्त वाली अवस्था को देखते हैं, क्योंकि लगातार जो है मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो लाल ही प्रकाश आएगी। क्योंकि इसका लाल प्रकाश ही क्यों आएगी, इससे तो प्रश्न बहुत बनता है ना, साइंस में पूछ लेता है कि बताइए सिग्नल्स में लाल रोकने के लिए ही लाल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो क्यों सुबह और शाम जो है सूर्य हमारा लाल दिखाई देता है, क्यों, इस तरीके से प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है। तो क्या कारण है, अभी देखिए सूरज तो कुछ ऐसा है लेकिन उस समय लाल दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि सुबह और शाम की अवस्था में हम देखें तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस बढ़ चुका होता है, दूरियां बढ़ चुकी होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंचता है, क्योंकि इसका विस्थापन कम हो पाता है ना, और बाकी सभी का विस्थापन ज्यादा हो जाता है ना। इसका तो आप जानते हैं विबग्योर बनाते हैं ना, तो यहाँ से शुरू हो जाता है बैंगनी, ये भी समझ लो नहीं, जो ज्यादा विस्थापित हो जाएगा तो वो तो, ये जो स्ट्रेट लाइन चली जाएगी तो विस्थापित कहाँ हो रही है, समझ रहे ना। फिर जामुनी है ना, पूरा नहीं लिखूंगा, नीला हरा ऐसे करके होता ना, नीला हरा लिख ही लो, पीला, फिर नारंगी, फिर लाल, बन गया कि नहीं, कुछ इस प्रकार से। तो सबसे इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है सर्वाधिक होता है, कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम, इसलिए ये ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होता है, रास्ता नहीं बदलता है। लेकिन इसका जो बैंगनी का है इसका तो कम है ना, 3900 एंगस्ट्रॉम, या कहीं कहीं किताबों में आपको मोटा मोटी 4000 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसलिए क्या है, हम देखते हैं डॉपलर का सिद्धांत के अनुसार हमारे पास जो रक्त तप्तता यानी कि लाल रंग ही आ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है ना पूरे ब्रह्मांड का, तो इसलिए ब्रह्मांड का आज भी विस्तार हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मांड की चीज़ें हो गई हैं खत्म, हम सौरमंडल में आते हैं, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। अच्छा, ये पूछ लेता है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है जो ब्रह्मांड का निर्माण करेगी, मंदाकिनी, यानी कि क्या हम कह लेते हैं उन्हें, गैलेक्सीज, ठीक है। तो सबसे बड़ी इकाई क्या है, मंदाकिनियां, ठीक है, बड़ी इकाई ब्रह्मांड को बनने के लिए, समझ रहे ना, बड़ी इकाई में मंदाकिनी होती है। उसके बाद सबसे छोटी इकाई से क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, छोटी इकाई में देखिए हमारे परमाणुओं से भी छोटी इकाई पाई जाती है, दो वैज्ञानिक रहे, ठीक है। तो अब देखिए उन्होंने क्या है, हम उसका जो नाम देते हैं गार्ड पार्टिकल्स, ठीक है, एक ही में लिख दें, गार्ड पार्टिकल्स, जिन्हें हिग्स बोसान भी कहते हैं। क्वेश्चन यहां से पूछेगा, ठीक है, पाई मात्रा वैसे देख लेना, हिग्स बोसान भी कहते हैं। तो ब्रह्मांड के निर्माण में सबसे छोटी इकाई जो है गार्ड पार्टिकल्स है, ठीक है। और जिन आमतौर पे इसको भी किसी ने ढूंढा ही होगा, तो दो वैज्ञानिक थे, पीटर हिग्स, उन्हीं के नाम से हिग्स पड़ गया, पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है, सत्येंद्रनाथ बोस। हाँ, टाइम ड्यूरेशन 1964 के टाइम ड्यूरेशन में इन लोगों ने इस चीज़ की खोज की थी और बताया था कि भाई ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से ब्रह्मांड जो सबसे छोटी इकाई है ब्रह्मांड की, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि कोई भी बॉडी बनी है ना, शरीर का निर्माण हम कह लें, कोई भी टिश्यूज बनते हैं, तो वो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल्स, कोशिकाएं होती है ना। अगर हम बायोलॉजिकल तरीके से देखें, केमिकल तरीके से देखें, तो उसमें क्या होता है, हम कह लेते हैं सबसे छोटी इकाई कोई भी नाभिक में हम देख लेते हैं
तो एटम हो जाता है, ठीक है। एटम मतलब परमाणु, कोई भी। अब उसके अंदर भी छोटी छोटी चीजें देखने लगे हम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं। तो इसी हिसाब से सबसे सूक्ष्म इकाई जो है गॉड पार्टिकल्स है, और इन लोगों को इसके लिए पुरस्कार भी दिया गया था, समझ रहे ना। तो नाम याद रखेंगे, हिग्स बोसान और गॉड पार्टिकल्स, जिससे ब्रह्मांड की इकाई का निर्माण हुआ। सबसे छोटी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई में मंदाकिनियां, ठीक है। समझ में आ रहा ना मिस्टर? हाँ, गौतम एकदम बोलता नहीं है एकदम। अब हम आगे बढ़ते हैं। अंग्राई मतलब भाई। अब हम देखते हैं ब्रह्मांड में, तो चीजें समझ गए मोटा मोटी, बहुत ज्यादा हमें क्या हो गया। अच्छा अच्छा, चश्मा लगा के आया करो मेरी तरह। हाँ, काला वाला लगा लो, रखा है देखो। तो अब चलो बहुत हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना चाहिए हम लोगों को? अब आगे देखेंगे तो हम अपनी मंदाकिनी को देखते हैं। आकाश गंगा, क्या नाम है हमारी मंदाकिनी का? आकाश गंगा, ठीक है। जैसे इसका अगर आकृति आप देखेंगे तो आकाश गंगा का आपको चित्र कुछ इस तरीके से दिखेगा। और आकाश गंगा कैसी है? सर्पिलाकार है, ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है। और आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे होता है? अरबों खरबों तारों के समूह से, ठीक है। तो ये कुछ हमारी जो है इस तरीके से आकाश गंगा है, देख लीजिए, है ना। और ये सर्पिलाकार है, और इसी में हमारा देखिए सूरज है, ठीक है। कहीं एक किनारे पड़ा हुआ सूर्य, और सूर्य भी क्या है, जो तारे होते हैं, थोड़ा जल्दी आ जाए यार। हाँ, जो तारे होते हैं उनका भी अपना कहीं ना कहीं समूह होता है। कुछ ग्रह, उपग्रह, बौने, क्षुद्र ग्रह, इस प्रकार से उनका भी चक्कर लगा रहे होते हैं। तो क्वेश्चन अगर हम कहें तो सबसे तारे का जो सबसे नजदीकी तारा हो जाता है वो कौन सा है हमारे यहाँ का? अभी इसको पढ़ते हैं। लेकिन सबसे नजदीकी जो तारा है सूर्य का, क्या नाम है उसका? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। वो नहीं, देवयानी नहीं, पुक्षल तारा। देखो प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे नजदीकी है। देखिए पुक्षल तारा क्या होता है ना, जैसे एक तारक सिद्धांत, द्वितारक सिद्धांत भी रहा पृथ्वी के बनने में, हम आप लोग अपने सिलेबस में देखते होंगे। तो उसमें क्या है, पुक्षल तारा का मतलब वो पिंड जो आमतौर पे सूर्य के आसपास वाले क्षेत्र में क्या करेगा, वो चक्कर लगा रहा होगा कहीं कहीं। हाँ, तभी तो उसको एनर्जी मिलेगी। और वो अंततः क्या होगा, जल जाएगा, जलेगा ना। तो जब जलेगा, मान लीजिए इधर आ रहा है, तो देखिए जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती है तो उधर द्रव्यमान ज्यादा वाला एरिया रहता है ना। तो जब इधर आता है, सूर्य की ओर बढ़ने लग जाता है, तो वो जलता है। जब जलेगा तो उसकी क्या है, पूंछ बन जाती है। लपटें जो होती है वो पूंछ बना ही लेती है ना, स्पीड में कोई है तो वही हो जाता है पुक्षल तारा। बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसका, समझ रहे ना। तो नहीं, वो टूटा हुआ तारा उसे कहते हैं, उल्का पिंड। तो वो अलग है और ये अलग है। वो अरे तो ये दिखता है, हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तब जलता है, और वो तो उतने दूर पे है, किसी तारे के आसपास में रहता है, तो वो हम कहाँ देख पाते हैं, है ना। आमतौर पे जो अभी जैसे टूटा हुआ तारा है ना, टूटा हुआ तारा आमतौर पे गांव में देखिए दो चीजें हैं, दो कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको दिखा दूं, ये जो एरिया है, सैटेलाइट कहाँ से आ जा रहा भाई, ये जो एरिया है, ये जिसे क्षुद्र पट्टिका कहते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में है। कहीं न कहीं यहीं से ये जो देखिए पत्थर वगैरह है ना, टुकड़े हैं, देख रहे हैं, यहीं से टुकड़े आते हैं और अपनी पृथ्वी के हिस्से में आ जाते हैं, कहीं न कहीं इसके ग्रेविटेशनल एरिया में, और वो वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। तब वो जल जाता है और जलने लगता है, और जलते जलते जब नीचे गिरता है, कई बार नहीं गिरता है, खत्म हो जाता है ऊपर ही। और जब वो जल रहा होता है तो देखिए दो कॉन्सेप्ट होता है, एक तो गांव में लोग रहते हैं भारत में, दूसरे शहर में भी रहते हैं। तो शहर वाले क्या करते हैं कि टूटा हुआ तार है तो विष मांगते हैं कुछ ना कुछ, कि ये पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। अब गांव का कॉन्सेप्ट समझो, गांव में क्या होता है, जिस गांव की तरफ गिरा
और लोग कहेंगे कि यार अब लग रहा है दही चूड़ा। समझ रहे हैं? तो ये चीज है, मतलब एक देखिए विडम्बनाएं क्या है। अब हम लोग भी तो सुनते आए हैं भाई, गांव के ही लोग हैं तो देखते ही हैं, आप भी लोग सुने ही होंगे। जिस गांव में गिर जाएगा तो पूछेंगे अच्छा ये बताओ कि उसके बाबा की तबीयत ठीक है। बाबा, चूंकि बूढ़े लोग उम्मीद करते कि अच्छा यही जाने वाले होंगे तो तबीयत पूछने लग जाते हैं। तो देख रहे हैं दही चूड़ा जो है हाँ, शहर वाले विष मांगते हैं भाई। ये तो मतलब, तो ये कुछ नहीं है, वो एक पिंड ही है, ठीक ना, वो सिर्फ पिंड है। कहीं न कहीं भटक जाते हैं आपस में टकराने के बाद, और इसी पिंड से क्वेश्चन एक बनता है। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पृथ्वी पे बन जाता है। जैसे उल्का की बात आई तो अब खत्म ही कर लें उससे। पृथ्वी पे एक पिंड आके गिरा, उल्का पिंड, जिसके साक्ष्य हम कहाँ देखते हैं, कहाँ पर एक झील बन गया था, महाराष्ट्र में। किस जगह पे? लोनार। गुड। तो लोनार झील बना हुआ है महाराष्ट्र में, जिसे हम क्या कहते हैं, ये उल्का पिंड से बना हुआ है ना, जिसे हम क्रेटर झील की भी उपमा देते हैं। समझ रहे ना? तो ये कहा गया कि एक बड़ा सा पिंड आके गिर गया होगा। आमतौर पे तारे गिरते गिरते जल के खत्म हो जाते हैं ना, जो टूटे हुए तारे होते हैं। कई जगह जो बहुत सारे तो भूगोल से संबंधित भूगोलवेत्ता या वैज्ञानिक और भी लोग इन सब पिंडों को ढूंढते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, है ना। तो ये लोनार झील बना हुआ क्वेश्चन ये बन जाता है कि उल्का पिंड से बना हुआ झील क्या है। बहुत आम सा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में बनता रहता है, ठीक है। तो अब हम अपने आ जाते हैं सौरमंडल में। अब पता नहीं क्या क्या पढ़ना था और भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं है, अब आगे इसी को देखते हैं। अब हम पहले सौरमंडल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सूरज को। देखिए अब इनको एक तरफ से हम पढ़ना शुरू करें उससे पहले हम क्रम तरीके से देख लें कौन कैसा है। देखिए ये तो हमारा क्या है, सूर्य है। सूर्य में क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, वो हम बाद में देखेंगे, किसी भी ग्रह उपग्रहों को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये लोग कहाँ हैं और कितने नंबर पर हैं, ठीक है। तो ये हमारा सूर्य है और इसके कितने ग्रह हैं, 8, ठीक है। 9 हटा दिया गया, ये तो हम लोग जानते ही हैं, अभी पढ़े थे। कितने समय कब हटाया गया था, 24 अगस्त 2006 में। हाँ, प्लूटो को क्या बौने या क्षुद्र ग्रह में, बौने ग्रह में भेज दिया गया कि भाई ये तुम्हारे बस की नहीं है, ग्रह बनने लायक है ना। अब ध्यान से देखिए, हम लोग सबसे पहले दूरी के हिसाब से बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, सूर्य। अब सूर्य, अब देखिए क्या होता है, चक्कर तो सूर्य भी लगाता है ना। और एक चीज ध्यान रखेंगे, दुनिया का ये कॉन्सेप्ट है कि बड़ी इकाइयों का छोटी इकाइयां सदैव कहीं न कहीं चक्कर लगा रही होती हैं या उन पे आधारित होती ही होती हैं। हाँ, जैसे अगर हम पूरे कहें, पूरा सौरमंडल जो है हमारा, वो हमारी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है ना। दुग्ध मेखला, मिल्की वे, या और क्या नाम हो जाता है, ऐरावत पथ, है ना, उसका चक्कर लगा रहा है। और अब चूंकि जो ग्रह हैं वो सूर्य की छोटी इकाई, कॉन्सेप्ट को बड़ा ध्यान से समझिएगा, सूर्य की छोटी इकाइयां तो सूर्य का चक्कर लगा रही हैं, और सूर्य भी क्या कर रहा है, शुरू में आप देखे थे गुणन, खुद गुणन कर रहा है, और बाकी सभी ग्रह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। तो अब जैसे मान लीजिए इन ग्रहों में भी तो है, जैसे ये देखिए हमारा कितना प्यारा सा, देख छोटा सा नन्हा सा दिख रहा है कि नहीं, क्या है वो, ये क्या है, वो चंद्रमा है ना। इसको थोड़ा इधर करेंगे तब दिखेगा, देखा। तो अब क्या है, वो चंद्रमा जो है इस ग्रह की छोटी इकाई में आएगा ना, उससे छोटा है। तो ये कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझने के लिए, याद करने के लिए। तो अब हम पहले डिस्टेंस वाइज देख लेते हैं कौन कहाँ कितने हैं। तो देखिए ये हमारा सूरज है, सूरज के बाद ये हमारा बुध, ठीक है, बुध है। बुध के बाद फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है, शुक्र। या ऐसा करें एक साथ खत्म करते चलते हैं, पहले सूरज को पढ़ लेते हैं, पढ़ते चलते हैं, खत्म करते चलते हैं, जिसको देखेंगे उसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए जो सूरज होता है, सूरज आमतौर पे देखिए, पहली बात तो ये खुद घूर्णन कर रहा होता है, और इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, हाइड्रोजन और हीलियम से। तो हाइड्रोजन और हीलियम का कुछ मात्रा, यहाँ पे विजुअल हो रहा है कि नहीं, चलो यहाँ हाइड्रोजन लगभग कितना परसेंट पाया जाता है, लगभग 71%, और हीलियम देखिए कहीं कहीं पर सिर्फ 26% लिखा होता है, कुछ पुस्तकों में 26.5 भी लिखा होता है, तो हमें मोटा मोटी ही लिखना है ना।
और बचा हुआ है 1-2% में जैसे मेथेन, अन्य गैसेस, धूल कण, ये सब पाए जाते हैं। तो मेन चीज क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्जन ही नाभिकीय संलयन की एक प्रक्रिया है, जिससे सूर्य को क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। समझ रहे ना? और ये अब इसकी वजह से क्या है, बाकी तो प्रोसीजर जानते ही है, पूरे हमारे जो हमारी पृथ्वी है हरा भरा है, कहीं ना कहीं इसका बड़ा योगदान है ना? और सूर्य से देखिए, और जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम किरीट कहते हैं, आभा मंडल, या इसे हम कोरोना कहते हैं। समझ रहे ना? कोरोना, कोरोना इसी से नाम लिया गया था। तो ये हाइड्रोजन टू हीलियम वाला मामला समझ गए हैं आप लोग। अब इसका तापमान बताइए कितना रहता है? जो क्रोड में रहता है तापमान कितना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिखा होता है, तो आमतौर पे कहीं कहीं पे 15 मिलियन केल्विन तापमान दिखाया जाता है। ठीक है, केल्विन में तापमान। ठीक, और जो बाहरी हिस्सा है, जो सरफेस वाला एरिया है, वहां पे हम देखते हैं 58,000 सॉरी 58,000 नहीं होता, 5800 होता है केल्विन, या कई जगह पर 6000 डिग्री सेल्सियस या केल्विन भी होता है। तो ये थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि कितना तापमान है, तो 15 मिलियन केल्विन। अगर सेल्सियस में भी देखेंगे तो लगभग उतना ही है ना, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, डिफर नहीं देखने को मिलता है। तो ये तापमान पूछ लेता है कितना है कितना नहीं है। सौर कलंक क्या होता है? सौर कलंक हम बात कर रहे थे शुरू में ही कि सौर कलंक क्या होता है? जब हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्जन होने के बाद एनर्जी लॉस हो चुकी होती है, तो कहीं ना कहीं ब्लैक स्पॉट बन जाता है, वहां पे काला बनना शुरू हो जाता है, धब्बा बनता है, तो उसे हम सौर कलंक कहते हैं, जिसकी वजह से झंझावत उत्पन्न होता है और हमारे यहाँ पृथ्वी पर जो भी रेडियो तरंगे हैं वो बाधित हो जाती हैं। ध्यान पूर्वक समझिए, क्वेश्चन बनता है इससे। हाँ, कुछ समय के लिए, चूंकि हम जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी कुछ वायुमंडल का कुछ मंडल है अलग अलग, है ना, कुछ विभेदों में हम बांटते हैं, तो उसमें आयन मंडल होता है। आयन मंडल में ही सभी क्रियाएं होती हैं, जो भी रेडियो तरंगे होती हैं, चूंकि वो एटम के रूप में वहां पाई जाती हैं गैसें, तो वहां पर ही जाके वो झंझावत उत्पन्न करता है, यहाँ की चीजें। समझ रहे ना? तो ये भी एक सोचने वाली बात है। बाकी इससे और कुछ तो नहीं छूट रहा है। तो चलिए, घूर्णन करता है, इतना है, और बाकी हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत डीप हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी। अच्छा, इसका व्यास बता दीजिए कितना हो जाता है? देखिए, इसका टोटल व्यास हो जाता है 1392,016। ठीक है, 16 ही है। 091, हाँ ठीक है, 091 हो जाएगा। क्या है? 92? हाँ, अच्छा, ठीक है, 92 रख लो मोटा मोटी, या एकदम से डेटा कोई ज़रूरी नहीं है, आप रखना चाहेंगे तो 1392 था ना, मोटा मोटी अगर हम रखेंगे, या हम कह सकते हैं 1391,016। ये किलोमीटर में डेटा है। क्वेश्चन अब पूछता है कि पृथ्वी से तुलनात्मक रूप से कितना अधिक है, तो लगभग कितना अधिक है? 109 गुना, है ना? नहीं, जैसे कुछ ऐसी किताबें हैं इसमें मोटा मोटी, इसमें जो 1392 जहां दिया होगा वहां 10 गुना, 110 गुना बता देगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा डिफर कौन सा है। हाँ, तो इतना किलोमीटर है, अर्थात हमारी पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है? हाँ, 56 किलोमीटर। अब जब 109 से गुणा करेंगे तो लगभग कुछ यहाँ पहुंचेंगे आप। समझ रहे ना? तो पृथ्वी से 109 गुना अधिक बड़ा है सूर्य, उसका व्यास। व्यास का मतलब क्या समझ रहे ना? व्यास मतलब होता है पूरा डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना? अब उसको अगर कई बार क्वेश्चन बच्चे समझ नहीं पाते हैं, रेडियस कह ले, त्रिज्या, तो क्या फर्क पड़ता है यार? बटे 2 कर लीजिए, बटे 2 कर लीजिए, क्या है? त्रिज्या आ जाता है। लेकिन आमतौर पर व्यास में ही क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है, तो सूर्य से जो चीजें हो सकती थी हम लोग देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो जाएगा? हमारा जो सबसे नजदीकी वाला ग्रह है, क्या नाम है उसका? बुध, मरकरी। ठीक है, तो बुध जो है सबसे नजदीकी ग्रह है, और इसके पास कोई सैटेलाइट भी नहीं है। देखिए, आपको चित्र, यही तो फायदा है, आपको चित्र देख के याद करना है। अभी इसका देखेंगे तो एक ठो है दिखेगा, है ही नहीं। तो यहाँ पे कोई सैटेलाइट नहीं है, और ये जो है आमतौर पे देखिए, ये
ऐसा ग्रह है, सबसे नजदीक तो है और सबसे छोटा भी है। और इससे क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, क्वेश्चन ये अच्छा इसका जो है पूरा, मुझे इसका जो पूरा व्यास छोड़िए, उससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन नहीं बनता है। कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है ये, और इसका जो खुद का परिक्रमण होता है वो कितने दिन में, 58.65 है ना, 6-5 दशमलव बाद अलग अलग ही बोलेंगे। इतने दिन में ये क्या करता है, एक घूर्णन करता है। और सूर्य का परिभ्रमण कितने दिन में करता है, 88 दिन में। कल्पना करिए आप, अभी इन दोनों से, इससे भी तो ये आगे निकल जाएगा। अभी देखिएगा, सोचिए जैसे हमारे यहाँ 24 घंटे में हो जाता है एक दिन रात। 24 घंटे होने का मतलब भाई, जब तक सूर्य का घूर्णन आप नहीं करेंगे तो आपका दिन या रात कैसे होगा, कॉन्सेप्ट क्या है दिन या रात होने का। ध्यान से देखिए, इस वाले क्षेत्र में बुध पे क्या होगा, दिन है ना, यानी इस पूरे हिस्से में इधर दिन रहेगा। हाँ वो अलग बात है, कहीं शाम हो रही होगी, कहीं सुबह हो रहा होगा, है ना, कहीं दोपहर है बढ़िया वाली, लेकिन कहीं पे मिडनाइट भी होगा उधर पीछे वाले हिस्से में, समझ रहे ना। तो चूंकि जब ये भाई साहब पूरा चक्कर लगाएंगे, जितना जल्दी जल्दी उतरे तो जल्दी सुबह शाम होना है। अब ये चक्कर लगाने में इनको लग जाते हैं 58.5 दिन, 58.65 दिन। तो और एक वर्ष इनका हो जाता है, एक वर्ष होना, एक वर्ष का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक वर्ष क्या है, एक वर्ष सिर्फ वही है, हम अपने तरीके से पढ़ते हैं। देखिए कोई भी है मनुष्य अपने तरीके से, तो हमारी पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगा लेती है, तो हम उसे एक वर्ष करते हैं, ठीक है, 100 वर्ष कह लेते हैं। तो अब सोचिए, कल्पना करिए, जो एक व्यक्ति, अगर मान लीजिए वहां जीवन होता, तो एक व्यक्ति सोता और उठता, कोई थोड़े मक्कार टाइप के होते हैं, देर में उठेंगे, जब देर में उठेंगे तब तक 1 साल खत्म। सोचिए अगर ऐसा होता, वहां पे रहते लोग, तो भाई, और सोने का भी वही कॉन्सेप्ट है कि जब तक रात है तब तक सोना है, और जब तक दिन है तब तक मतलब विचरण करना है। तो जो व्यक्ति दिन भर काम करके रात में सोता और थोड़ा ज़्यादा काम कर लेता, या थोड़ा मक्कार होता, रात में खूब व्हाट्सएप चैटिंग किया होता है ना, और थोड़ी देर तक सोता, तो 1 वर्ष खत्म। तो उठ लोग घर के आगे कहते हैं भाई हैप्पी, क्या होता है वो, हाँ हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। ऐसा होगा। हाँ, तो इससे बस इतना ही क्वेश्चन पूछ लेता है, बाकी ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। और ये देखिए, ये पार्थिव ग्रह है, 1, 2, 3 और मंगल को लेके 4 पार्थिव ग्रह होते हैं। पार्थिव ग्रह का मतलब इनर प्लेनेट वो होते हैं, आंतरिक ग्रह जिनमें मिट्टियां हों, बाकियों में मिट्टी नहीं होगी, अभी उसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो इससे इतना ही क्वेश्चन पूछता है। उसके उपरांत हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर क्या आ जाता है। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन और इससे पूछ लेता है कि यहाँ पे तापांतर बहुत पाया जाता है। हाँ, लगभग जो दिन में लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा, और रात में माइनस का लगभग वही 350, 400 के आसपास, 350 मोटा मोटी आप मान लिए, हाँ 300, 350, 400 डिग्री सेल्सियस तक माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का है, लगभग आप ध्यान से देखेंगे तो डिफर जो हो रहा है वो पूरा लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक का हो जा रहा है। आप कल्पना करिए, दिन में धुआं बन जाएंगे, और कितना तापमान है, जितना इस सूरज का बाहरी किरीट का है कि नहीं, 6000 डिग्री सेल्सियस, उतना ही उसका भी हो जा रहा है। कुछ है ही नहीं वहां पे, कोई भी संभावना ही नहीं है। और रात में खूब ठंडा भी हो जाता है। जब रात हुई, मतलब इधर वाले हिस्से में ठंडा इसलिए रात हो जाता है क्योंकि भैया रात होने में भी तो उसको कम से कम कितना, 58 का आधा कर लेंगे, उतने दिन तक तो रात रहता है उसका, तो पूरी तरीके से उत्सर्जित हो जाता है ना। तो 26-27 दिन तक रात रहेगा हमारे हिसाब से, रात में, दिन में, तो ये चीजें होती हैं। और चूंकि इसमें अब एक कॉन्सेप्ट ये भी कि इतना तेजी से उत्सर्जित क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल का अभाव है ना। तो वायुमंडल जब नहीं होता है वहां पे कोई भी प्रकाश रात में जो है पृथ्वी जैसे हमारी गर्म रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ वायुमंडल है। ऊपर से अब तो ग्रीन हाउस गैसें जो है एकदम से तांडव मचा रखी हैं, ठीक है। अब हम इसका हो गया, अब हम बात करते हैं विनस, अर्थात हम क्या कह लेते हैं इसको, शुक्र। शुक्र से क्वेश्चन खूब बनता है, एकदम से झोली भर के इससे क्वेश्चन बनेगा। शुक्र में क्या बन जाता है, देखिए ये शुक्र ग्रह है, इसे आमतौर पे कैसे ग्रह कहते हैं, पीला ग्रह भी कहते हैं। अभी हालिया फिलहाल में क्वेश्चन पूछा था, है ना, तो पीला ग्रह किसे कहते हैं। हाँ,
हम लोग चर्चा किए थे। और देखो ये तो लाल ग्रह उधर है, पड़ोसी उधर देखो, लेकिन हमें अभी पीला ग्रह पढ़ रहे हैं, फिर नीला ग्रह पढ़ेंगे, फिर लाल ग्रह पढ़ेंगे, वाह, है ना। तो अब देखिए, ठीक है पीला ग्रह कहते हैं, लेकिन इसका हम देखें तो इसका एक वर्ष पूरा कितने दिन में होता है, और अपना चक्कर वो खुद कितने दिन में लगाता है। और इसमें मोटा मोटी आप लिख सकते हैं 224 पॉइंट, अगर 7 करना है तो कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए ये डेटा, अब देखिए ये तो और ज्यादा कांड कर गई। देखिए 224 दिन में क्या होता है, देखिए ये वाला डेटा क्या है, घूर्णन, घूर्णन का मतलब समझते हैं। और 224.7 दिन में क्या है, परिभ्रमण या परिक्रमण। परिभ्रमण करना, परिक्रमण करना मतलब जो ये सूर्य का चक्कर लगाएगी वो 224.7, ठीक है। लेकिन अपने अक्ष पर जब घूमेगी उसको 257 दिन लग जाएगा। मतलब सोचिए, अगर एक दिन में सो के उठते हैं तो एक साल तब तक गुजर चुका होता है, मिलता ही नहीं एक साल, हर रोज न्यू ईयर हो जाएगा यहाँ पे। ये तो बस कल्पना करने के लिए कह रहा हूँ। मान लीजिए इसमें से आधा दिन सोते आप, आधा दिन जागते, तो जो लोग थोड़े अच्छे लोग होते, जो हमारे यहाँ जैसे 3 बजे 4 बजे लोग जग जाते हैं, तो वो बेचारे हैप्पी न्यू ईयर मना लेते। भाई 257 दिन लगेगा 24 घंटा होने में, हमारे यहाँ के हिसाब से 24 घंटा होने का मतलब ये नहीं कि 24 घंटा तो 257 दिन, मतलब 24 घंटे का दिन और रात का एक सर्कल पूरा होने में, तो 257 दिन लग रहा है। और यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे ध्यान पूर्वक, इसका एकदम से कम डेटा है, चक्कर तो लगा लेता है लेकिन अपनी जगह पे बहुत स्लो मोशन में क्या करता है, वो घूर्णन करता है, ठीक है। अभी इसको मैं यहाँ पे लाइव अगर आप कहें तो मैं दिखा दूं, चलिए अच्छा, वो थोड़ा और ज़्यादा समय लग जाएगा, वो किस तरीके से मूव कर रहा है वो भी दिखाएगा यहाँ पे। मैं आप लोगों को रुकिए दिखाई देता हूँ, देखते हैं कहाँ है। कौन सा है, विनस देख रहे थे, देखो यहाँ ध्यान पूर्वक सबको एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ पे। सूरज देखिए चक्कर लगा रहा है अपनी जगह, मतलब चक्कर नहीं, घूर्णन कर रहा है। ये भाई साहब ये तो छोड़िए, उसका नहीं, हम यहाँ मरकरी कर रहे हैं, ये भी देखिए चक्कर लगा रहा है, और ये देखिए ये भी चक्कर लगा रहा है। और ये ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यही चीजें याद करा दूं, ये देखिए ऐसे चक्कर लगा रहा है, सूर्य भी ऐसे ही चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी भी, मंगल भी, जुपिटर भी, सैटर्न देखिए बहुत ध्यान से देखोगे तो ये देखो घूम रहा है कि नहीं, और इसके छल्ले भी, ठीक। और ये तो एकदम से इसे हम क्या कह लेते हैं, अब देखिए ये भी चक्कर लगा रहा है, लेकिन ऐसे लगा रहा है ना, और ये भी चक्कर लगा रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे तब, अगर आपको दिख पा रहा हो तो चक्कर लगा रहा है ना, ये देखो ये दाग जा रहा है, उधर जा रहा है ना। इसका मतलब हम देखते हैं कि ये जो है दूसरी दिशा में अपना जो है घूर्णन कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये भी समझ रहे ना, इन दोनों का जो है घूर्णन की जो दिशा है वो उल्टा है। सभी लोग पश्चिम से पूरब करते हैं, तो ये लोग पूरब से पश्चिम करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इस तरीके से हम जाएंगे तो पूरब से पश्चिम माना जाएगा, यहाँ पे जो दिख रहा है उस हिसाब से, समझ रहे ना। इसलिए इनके यहाँ जो सुबह होता है वो पश्चिम दिशा में होता है, हमारे यहाँ पूरब दिशा में, हमारे यहाँ मरकरी के यहाँ भी, मंगल के यहाँ भी, इन सब के यहाँ, हाँ यहाँ सूर्य पश्चिम से निकलेगा। इस बात को समझ गए हैं। तो ये है प्रोसीजर इन लोगों का। देखिए हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, चक्कर ऐसे लगा रही ना, ये देखो, हाँ साथ में बाबू भी घूम रहा है इसमें। चलो अब इसको चलो अच्छा, अब हम लोग आते हैं, इसको करते हैं बंद, हम लोग आ जाते हैं अपने सोलार सिस्टम में। अरे कहाँ गया भाई, एक तो अब जूम आउट जूम इन नहीं होता है जल्दी इसमें। कहाँ थे हम लोग, हाँ शुक्र पे थे। तो समझ गए ये कैसे चक्कर लगा रहा है, उल्टा। अब जैसे आपको मैं सिर्फ बताता
वो एक अलग विषय हो जाती चीज़ें। अब मैं आपको सीधा दिखा दे रहा हूँ, देखो इसको ओवरलैप करके दिखा देते हैं। ये है वीनस। तो वीनस में जो है क्वेश्चन क्या बनेगा ये ध्यान दीजिएगा। इससे क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह वीनस ही है। यहाँ दिख रहा है ना। अब देखिए क्या है, पीला ग्रह कहते हैं, और चूंकि इसके पास जो है वायुमंडल पाया जाता है, लेकिन आमतौर पे सल्फर डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं, H2SO4 पाया जाता है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। ठीक है, सांद्र इसलिए बार बार हम लोग कह देते हैं क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि वाहनों की बैटरीज में क्या हम कौन सा अम्ल डालते हैं, तो सांद्र वाला H2SO4 डालते हैं, तो इसके बादल पाए जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है तो ये है ही है, बन ही गया। तो इसकी वजह से क्या है, इसका तापमान ज्यादा रहता है, तापमान ज्यादा रहता है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, वो ग्रह जो सबसे गर्म हो, है ना। सबसे गर्म कौन सा है, शुक्र। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो बादल या वायुमंडल में H2SO4 पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, उसकी वजह से तापमान क्या होता है, ऑब्जॉर्ब रहता है। समझ रहे ना, जिसकी वजह से क्या होता है, तापमान इसका उच्च रहता है। और कहीं ना कहीं इन बादलों की वजह से ही प्रकाश का रिफ्लेक्शन बहुत बेहतरीन करता है। हाँ, जब परावर्तन बढ़िया से करेगा तो इसे सबसे ज्यादा चमकने वाला है ना, सबसे चमकीला तारा यही है। तो इसमें सबसे ज्यादा अरे वो गलती से मिस्टेक हो गया। तो सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं हम लोग, शुक्र को ही। ठीक, और अच्छा इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, देखिए आस पड़ोस में दिख रहा है, नहीं है ना। हाँ देखिए, हाँ ग्रह तो ग्रह कहना चाहिए था कि सुबह का ग्रह, शाम का ग्रह, है ना। उपमा दी जाती है। तो इसे हम क्या क्या कहते हैं, देखिए रूप की देवी, ठीक, पृथ्वी की बहन इसलिए कहते हैं कि सबसे नजदीक में है, इन दोनों का लगभग आकार समान है। अच्छा आप सोच रहे हैं अच्छा यहाँ तो बड़ा है भाई, इसको ये ज्यादा पास में ला लिया तब बड़ा है ना, अभी पृथ्वी लाएंगे तो भी बड़ी सी दिखेगी वहां पे। तो लगभग आकृतियां समान है और नजदीक भी है। तो पूछता है कि सबसे पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाता है, वो भी शुक्र। समझ रहे ना। तो चमकीला ग्रह सबसे यही है, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, रूप की देवी, है ना, और खुद सबसे गर्म ग्रह पीला ग्रह, ये सब उपमाएं किसके पास हैं, शुक्र के पास। बात समझ आ रही है। और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और बाकी एक और इसके पास विशेषता यह है कि भाई उल्टा चक्कर लगाती है, उधर अरुण भी। तो देखिए याद करने का तरीका क्या है, इधर से सेकंड नंबर और लास्ट से सेकंड नंबर, ये दोनों लोग उल्टा घूर्णन करते हैं, है ना। पश्चिम से नहीं, पूर्व से पश्चिम, समझ रहे ना। अब हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं अपनी प्यारी सी पृथ्वी के बारे में। अब तो शुक्र से कोई क्वेश्चन बनना है नहीं, जो हो सकता है वो हम लोग कवर कर चुके हैं हम लोग। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड तो है, लेकिन जो उसमें फॉग पाए जाते हैं, H2SO4 के बादल पाए जाते हैं, और चूंकि इसके पास सबसे ज्यादा जो है ग्रीन, जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें वही हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जो बादल एटमॉस्फेयर में पाया जाता है उसकी सबसे ज्यादा विशेषता रहती है। नहीं, वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जिसे सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से H2SO4 बन जाता है, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है इसमें, इसकी वजह से तापमान कार्बन डाइऑक्साइड मास लेवल पर है, जिसकी वजह से अब जैसे ये जो है मरकरी है, ये तो हाइड्रोजन हीलियम इसमें भी होता है ना। तो इसमें क्या है, अन्य गैसेज ज्यादा होती हैं। अभी बाहर वाली जो जितने भी ग्रह देखेंगे वहां सबसे ज्यादा क्या है, अन्य गैसेज रहेंगी, जिसमें हम हाइड्रोजन हीलियम ही देखते हैं, चाहे वो जुपिटर हो या आगे वाली सेट्रन, सभी जो बाह्य प्लेनेट हैं। तो अब हम आते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी को तो अच्छे से हम लोग जानते ही हैं, है ना। तो अभी तक दो लोगों के पास कोई सैटेलाइट नहीं थी, अब सैटेलाइट हो गया शुरू। मतलब सैटेलाइट मतलब उपग्रह, ये देखो है ना, अपना नन्हा सा चंद्रमा, ठीक है। तो उसे हमें नहीं पढ़ना है, और पृथ्वी को भी नहीं पढ़ना है, इसके बारे में तो हम जानते ही हैं, क्या ही पढ़ें। ये क्या करती है, देखिए मोटा मोटी 24 घंटा में ये चक्कर लगा लेती है, किसका,
सॉरी हाँ, घूर्णन कर लेती है और चक्कर जो लगाती है 365 दिन, फिर 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, है ना, कुछ ऐसा डेटा है। हाँ, इतने समय में क्या है, इसका 1 वर्ष पूरा होता है। और 1 वर्ष पूरा होना कॉन्सेप्ट यही है कि भाई आप एक बार चक्कर सूरज महाराज का लगा लें, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 वर्ष होगा। तो हमारी पृथ्वी इतने में, तभी तो लीप ईयर क्यों आता है, लीप वर्ष, है ना, रीजनिंग में आप बहुत ज़्यादा देखते हैं लीप वर्ष जो होता है, क्योंकि 4 वर्ष में ये 5 लगभग 6 घंटा हो गया ना ये मिला के मोटा मोटी, तो 6 चौक 24, है ना, 6 चौक 24 मतलब 1 दिन हो गया, 24 घंटे हो गए ना, तो इस हिसाब से चौथे वर्ष में 366 दिन होता, नहीं तो 365 दिन ही रहता है ना। और लीप ईयर कौन सा होता है, जो किससे डिविजिबल हो, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि हर 4 साल बाद पुनरावृत्ति होती है ना, इसीलिए, ठीक है। तो इसमें तो हम जानते हैं कि एकमात्र भैया जीवंत है, जिसमें जीवन है, सब कुछ तो पढ़ते ही हैं इसके बारे में, तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा समय को खर्च नहीं करने वाले हैं। अब आते हैं भाई साहब के पास, कहाँ गए ये बहन लोग थी ना आपस में, अब भाई साहब कहाँ गए, ढूंढो भाई, ये देखो है, तो एक चक्कर लगवा लेंगे क्या, ये है, कहाँ गया, आने दो, ठीक, वो है, चलो यार ज़्यादा वो नहीं करते हैं, नहीं तो बहुत, एक तो छोटा हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। अब ये है, दिख रहा है ना, अब देखिए दिख रहा है, तो हम लोग यहीं पे कवर कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी खूब पूछता है। अब देखिए ये जो है, ये चारों जो है इनर प्लेनेट हैं, इन चारों को मिलाएंगे तो क्या बनते हैं, आंतरिक ग्रह, या इन्हें हम क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह। अभी हम लोग बाहर की ओर जा रहे हैं अंदर से, फिर हम देख लेंगे कौन भारी है कौन नहीं भारी है, वो भी देख लेंगे, अभी तो हम दूरियों के हिसाब से चल रहे हैं। तो देखिए इन चारों को, जैसे देखिए पृथ्वी है, इधर देखिए वो तो चंद्रमा था, शुक्र हो गया, बीच में अंदर कहीं छिप गया है बुध और मंगल, इन चारों के पास क्या है, मिट्टी है, पार्थिव ग्रह इसीलिए कहते हैं क्योंकि मिट्टी है। पार्थिव मतलब हम देखते हैं ना, जैसे सेना के जवान की जब डेथ हो जाती है तो शहीद हो जाता है, तो हम कहते हैं उसका पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव पहुंचाया गया, है ना। तो इससे आप याद रखेंगे पार्थिव मतलब क्या, जिसमें मिट्टी हो, है ना, जमीन हो, तो मिट्टी है, इसे इनर प्लेनेट यानी आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, इन चारों को। इसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं बाह्य प्लेनेट, सिर्फ गैसीय पिंड होते, मिट्टी नहीं। तो अभी हम लोग इन भाई साहब को देखते हैं, मार्स, ये है भाई, इन्हें हम कहते हैं लाल ग्रह, सबसे पहले तो लाल ग्रह। और अच्छी बात यह है कि इसका जो झुकाव है अपने अक्ष पर वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, जैसे हमारी पृथ्वी का कितना था, 23.5 डिग्री, शायद 23.5 डिग्री झुका है, इसलिए क्या है, मौसम की घटनाएं हम देखते हैं, मौसमी घटनाएं सिर्फ पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव की वजह से ही हुआ है। इसी हिसाब से यहाँ भी होता है। अभी तो चाइना का रोवर जो था उसने पानी का जो है साक्ष्य ढूंढा हुआ है, तो बहुत तेजी से मानव प्रयत्नशील है कि वो मंगल पर या चंद्रमा पर जीवन शुरू कर सके, क्योंकि अभी कम पड़ने वाला है, तो इसे लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह जो मिस्र के लोग थे उस समय इसे युद्ध का देवता भी कहते थे, समझ रहे, तो मिस्र के लोग इसे युद्ध का देवता। अब देखिए, अच्छा इसका भी जो है ना लगभग 24 घंटे में ही पूरा दिनचर्या चली जाती है, ठीक है। और 1 वर्ष कब कितने समय में पूरा हो जाता है इसका, पूरा सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो लगभग कितने दिन में, वो तो गुणन तो हम जानते हैं 24 घंटे में, या हम कह सकते हैं 24.5, ठीक है, घंटे में। और इसका जो सूर्य का परिक्रमा लगाएगा वो कितने दिन में, यहाँ जो है तो मुझे पता ही था गड़बड़ कर रही हूँ, लगभग जो है हमारी पृथ्वी से 2 गुना टाइम लेता है इसका 1 वर्ष पूरा होने में, चूंकि हमारे 365 दिन है, तो लगभग मोटा मोटी कह रहा हूँ ना, इसका मतलब थोड़ी कि डायरेक्ट एकदम से 2 गुना ही कर देंगे, तो लगभग 680-87 दिन ये लगाता है, तो लगभग 2 गुना, ठीक है। और लेकिन इसका जो है 24 घंटे में ही एक घूर्णन पूरा हो जाता है, सुबह शाम हो जाती है, ऊपर से क्या है 25 डिग्री लगभग झुका हुआ है, तो मौसमी क्रियाएं यहाँ भी होती हैं। इतनी बात समझ, युद्ध का देवता, मिस्र के वासी लोग कहते हैं युद्ध का देवता, ये तो मैं बता ही रहा था ना अभी, और ये क्वेश्चन बनता है
मिस्र के लोग कहते थे कि भाई ये हमारे युद्ध के देवता हैं, समझ रहे ना। तो ये इसका जो है घूर्णन 24.5 घंटे में हो जाता है, 687 दिन में इसका एक परिक्रमण या परिभ्रमण होता है सूर्य का, अर्थात 1 वर्ष पूरा होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन और क्या बनता है, इसके पास कितने सैटेलाइट हैं? 2। ठीक है, नाम क्या है? अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखिए एक का नाम है डिमोस और एक का नाम है फोबोस। ठीक है, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा अगर सैटेलाइट है, उपग्रह है, तो क्या नाम है इसका? सबसे छोटा क्या नाम है बच्चा? डिमोस। सीधी सी बात है, डिमोस ही तो सबसे छोटा ये है। हालांकि ये भी छोटा ही है लेकिन सबसे छोटा डिमोस है। क्लियर। अब देखिए, अच्छा ये लाल क्यों है? लाल इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है? जंग पाया जाता है, लोहा, आयरन, है ना। तो फेरस Fe2O हम कह सकते हैं, है ना। यही तो जंग का सूत्र है, फेरस ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड कहते हैं, जिसे हम जंग का फार्मूला भी कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ की मिट्टी लाल है। और एक चीज मैं कह रहा हूं, अगर जीवन वहां संभव हुआ तो देखिएगा वहां भी मोटे अनाज और बहुत ज्यादा मात्रा में मसाले होंगे। हाँ, हमारे यहाँ दक्षिण भारत में मिट्टी देखिए वहां पे भी लाल है, कुछ आयरन ऑक्साइड का मामला दक्षिण भारत में पाया जाता है। और मोटी मिट्टी है, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ बेहतरीन तरीके से देखिए केरल में कितना ज़्यादा जो है, केरल वाले हिस्से में पूरा इलायची, अन्य प्रकार के जो भी मसाले हैं सब उधर ही पाए जाते हैं ना। तो ये तो बस ऐसे ही कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो कल्पना वाली बात है, अभी वैज्ञानिक लोग लगे हैं। इसके पास और 2 चीज़ें हैं, और 2 चीज़ें मतलब पूरे सौरमंडल में सबसे ऊंचा पर्वत, समझ रहे ना। देखिए 2 चीजें हैं, सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी यहाँ है, तो निक्स ओलंपिया। ये क्या है? ये फोबोस मिटा दो ना। निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत रहेगा। उसके बाद ओलिपस मेसी, हाँ अरे मेसी होता है ना। अब देखिए याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे आप लोग डाउटफुल रहेंगे ना कि किसको क्या हम कहें, निक्स ओलंपिया और ओलिपस मेसी। नाम चलिए इतना तो ध्यान आ रहा है कि हाँ ये नाम हो गया, लेकिन कौन सा क्या है ये डाउट रहता है। तो देखिए जो पर्वत होगा वो ओलंपिया है। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले ओलंपिक खेल जो शुरू हुआ था वो एक पर्वत पर, लोग पर्वत के किनारे थे, ओलंपिया करके था, वहां पे लोग थोड़ी बहुत खेलते थे, धीरे धीरे ओलंपिक खेल उसी के नाम पे पड़ गया, समझ रहे। तो ऐसे पर्वत ही था ओलंपिक। अगर आप गेम का हिस्ट्री देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, पर्वत पे पहले लोग कुछ कोई न कोई गेम खेला करते थे, उसका नाम ही ओलंपिया करके हुआ करता था, थोड़ा इसी सिमिलरिटी में। तो जिसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ओलंपिया। और नेक्स्ट ओलंपिया जो है, यहाँ से जो हमारी पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सी है, पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से भी 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। हाँ समझ रहे ना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है अभी? 52 थोड़ी हो गया यार, 2 मीटर बढ़ा। नहीं 8,848 अब दशमलव में गया है, हाँ 0.52 करके ऐसे, तो मोटा मोटी हाँ ऐसा है कुछ 49 मोटा मोटी आप कह सकते हैं। ये डेटा अभी फिक्स नहीं, मुझे ध्यान नहीं है कि इतना ही है, तो मोटा मोटी आप 49 में जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी ज्यादा है ना, लगभग 2700, देखिए 9×27 लगभग 2700 किलोमीटर हो जाएगा ऊंचा, किलोमीटर में। हालांकि कभी भी ऊंचाई फीट में या मीटर में ही मापी जाती है, ऊंचाई और गहराई, ठीक है। तो ये है। और पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो ओलिपस मेसी है ना। अब आपको याद कराऊं कि भाई ओलिपस मेसी आपको कैसे याद रहेगा कि यही जो है ज्वालामुखी है। तो मेसी जानते हैं, खिलाड़ी है, बड़ा खतरनाक खिलाड़ी है, और वो एकदम से आग की तरह काम करता है। हाँ मेसी अब देखिए, नहीं क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या फुटबॉल जानते हैं ना।
तो अभी बड़ा मामला चल रहा था, बड़ा गंभीर अभी उसमें हुआ था। तो मेसी एक बढ़िया, बस याद रखने के लिए कि बहुत बढ़िया खिलाड़ी है और उसके अंदर एकदम से आग भरी हुई है, इतना बेहतरीन खेलता है। तो इसलिए क्या याद रखेंगे आप, आग वाला जो है ज्वालामुखी ही होता है। तो बस याद करने के लिए डिमोस, फोबोस, निक्स ओलंपिया, ओलिपस, मेसी। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन। लाल ग्रह तो सब लोग जानते हैं, जहां से क्वेश्चन उठाएगा वो आपको ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आ रही है? बाकी चीजें यहां से अब कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बाह्य ग्रहों में। उससे पहले अगर आप देखेंगे, उससे पहले यदि आप देखेंगे तो ये पूरी बीच में क्षुद्र पट्टिका पाई जाती है ना। अब देखिए ये जो है मंगल है और उसके बाद हाँ ये बृहस्पति है। ले आओ बृहस्पति को, आ गए? ठीक, हाँ अब हमें किसको देखना है? जुपिटर को। मंगल वहां है, बृहस्पति यहाँ है, ये इसका लाइन है और बीच में क्या है? क्षुद्र पट्टिकाएं हैं। क्षुद्र पट्टिकाएं मतलब देखिए एक कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि भाई क्या कारण रहा होगा कि क्षुद्र पट्टिका बनी होगी, बस सोचने के लिए। तो आप देखेंगे कि जब कभी भी कोई भी एक फेज से दूसरे फेज में आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन दोनों की क्वालिटी आपस में मिलती जरूर है, मैचिंग आती है, कहीं भी आप देखेंगे। समझ रहे ना? मान लीजिए, समझने के लिए, मान लीजिए आप समंदर में या जमीन से है जमीन पर है, जमीन के बाद समंदर आता है तो क्या डायरेक्ट समंदर आ जाता है? भाई किनारा तलछट भी तो आएगा, है ना। और अगर आप थोड़ा सा अन्य जैसे जहाँ पे गाद नदियाँ गिराती हैं तो उसमें हम कीचड़ भी तो देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो अवस्था जो सूखी मिट्टी के बाद और इधर नदी तालाब या पानी है, समंदर है, उसके बीच की अवस्था जो मिट्टी है कीचड़ वाली, है ना, या तलछट वाला एरिया है, वो क्या है? दोनों का क्वालिटी रखता है ना। तो ऐसा ही यहाँ हुआ होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। ऐसा मतलब देखिए सबसे पहले यहाँ तक क्या है? पिंड थे मिट्टी वाले, इसके बाद अब सिर्फ गैस रहेंगी, गैस, है ना। तो जब गैस रहेंगी तो उसके बीच का भी तो एक फेजेस है कि गैस भी हो मिट्टी भी हो। तो भाई हो गए छोटे छोटे टुकड़े, देखिए ये सब, जैसे हम क्षुद्र पट्टिका भी कहते हैं। बात समझ आ रही ना? चलिए इतना हो गया। अब जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर से क्वेश्चन क्या पूछता है कि सबसे बड़ा, भाई साहब यही है, सबसे बड़ा यही ग्रह है। और ये भी ध्यान रखिएगा सबसे स्पीड में अपना घूर्णन करता है ये, मात्र 9.8 घंटे में ही। ठीक है, 9.8 घंटे में। लेकिन हाँ ये जो है 12 वर्ष लगा देता है सूर्य की। भाई डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है ना। अभी तो हम लास्टली देखेंगे तो बहुत अधिक, पूरा कितने वर्ष लगाएगा? जो सबसे अंतिम में रहेगा 165, पागल हो, 165 वर्ष लगाता है। वरुण कह रहा हूं, उतना वर्ष लगाता है। और वो वर्ष हम 365 दिन के अनुसार एक वर्ष बना के तब बता रहे हैं उसको। ठीक है, तो इतने घंटे में ये घूर्णन पूरा करता है, 12 वर्ष में लगा देता है ये कहीं ना कहीं पूरे पृथ्वी का एक बार चक्कर लगाने में। सबसे बड़ा ग्रह भी यही है। और एक समय था जब सबसे पहले सबसे ज्यादा इसके पास सैटेलाइट होते थे, उपग्रह। अब इसकी गरिमा हो गई है खत्म, सर्वाधिक वाला मामला खत्म हो गया। अब इसके पास टोटल, पहले देखिए शुरू में जब पहले डेटा होता था 1-1.5 साल पहले की मैं बात करूं, तो हम लोग कहते थे सर्वाधिक इसके पास 67 है और शनि के पास 62 होते थे। अभी स्थितियां बदल गई हैं, अब इसके पास टोटल कितने हैं? देखिए हाँ अब के डेटा में चलो 79 उपग्रह हैं, जिसमें से जो आप एक कह रहे हैं वो है सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, है ना। गैनीमीड भी, हम गैनीमीड भी लिख देते हैं। गैनीमीड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है और उसका जो है उसकी आकृति जो है हमारे बुध से भी बड़ा है, ये समझिए। और जो गैनीमीड है वो पीले आकार का है, समझ रहे ना, पीले रंग का है। और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, इतना ही बनता है, सबसे बड़ा ग्रह है ही है, हो गया। और हाँ इसमें अब यहाँ से गैसी है तो यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, हाइड्रोजन हीलियम, वही सूर्य के कॉन्सेप्ट में ही लगभग 70% हाइड्रोजन, 26% के आसपास हीलियम और अन्य धूलकण पाए जाते हैं।
समझ रहे ना। तो यहाँ से अब मिट्टियाँ नहीं मिलनी हैं। अब उसके बाद ये हो गया, तो उसके बाद हम बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे रखने वाला उपग्रहों में से एक है जुपिटर। अब सबसे ज्यादा हो गया शनि के पास, तो अब हम शनि को ढूंढते हैं, कहाँ है शनि, देखो कहाँ है। हैं? अरे यार उसको पहले छोटा कर लो तब मिलेगा, बहुत दूर है देखो। अब देखिए अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को छोटा सा ही दिखेगा, अब मेरी भी मजबूरी रहेगी, है ना। ये है शनि, ये देखिए ये जुपिटर था, अब ये है शनि, समझ रहे ना। तो शनि को पढ़ने वाले हम लोग, शनि से क्वेश्चन तो अब भाई बनता ही बनता है। सबसे पहली बात, इसके पास कितने छल्ले हैं, 9 बले पाए जाते हैं, 9 छल्ले, जिसकी वजह से अब इसको जो है मैं उसमें दिखाया था, अब दोबारा इसको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, एक बार और प्रयास करता हूँ आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा विजुअल हो सके। नहीं नहीं, इसमें 9 है, हल्का फुल्का 7 वलयों में अगर हम बात करेंगे तो वलय अरुण के पास भी पाया जाता है, समझ रहे ना। अब इससे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। सबसे पहली बात तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि इसके पास सर्वाधिक अब कितने सैटेलाइट है, उपग्रह हैं 82, ठीक है। उपग्रहों की संख्या कितनी है, 82। बनने का वही सब प्रोसीजर है, ठीक है। अच्छा हम ये बात करें कि कितने समय में ये अपना घूर्णन करता है, अपना घूर्णन 10 घंटे लगाता है, या 10.3 घंटे हम कह सकते हैं, मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। एक वर्ष जो इसका पूरा होता है, परिभ्रमण जो होता है। अब ये देखिए ये भाई साहब 12 साल लगा रहे थे लगभग, है ना, और ये 29 वर्ष लगेगा, ठीक है। परिभ्रमण में किसकी बात कर रहा हूं मैं, शनि की। ये देखिए सैटर्न, ठीक है। क्वेश्चन अब बनेगा क्या, ये ज्यादा बनता नहीं है क्वेश्चन, जो आपको ध्यान रखना है। सैटेलाइट सबसे ज्यादा अब शनि के पास, 9 इसके छल्ले हैं, और छल्ले भी जो है ना लगभग 100 सैकड़ों किलोमीटर तक के हैं, समझ रहे ना, बड़े से, और वो भी स्पीड में चक्कर लगा रहे हैं, लगभग 24-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है लेकिन है ये वाला। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये देखिए छल्ला सा दिख रहा है, ठीक है, वलय, तो वलय के लिए जाना जाता है ये। और इसमें जो सेकंड लार्जेस्ट जो है पूरे सौरमंडल का, टाइटन नाम का क्या पाया जाता है, उपग्रह है ना, जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा। इतनी बात समझ में आ रही है, किसकी बात हो रही है, शनि की। और शनि से क्या क्वेश्चन, और ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो है अब हम आ जाते हैं यूरेनस पर, ठीक है। उसको अब थोड़ा सा ही देख के काम चलाना पड़ेगा हम लोगों को। ये है यूरेनस। सबसे पहले अब देखिए ये जो है दूरी में दूसरा सबसे दूर रहने वाला क्या है, ग्रह है। हाँ, अब इसके पास जो है, पहली बात तो हम देखेंगे कि इसकी जो है ये घूर्णन कितने समय में करता है। हाँ, यही लगभग 10-10.5 घंटे ये भी लगाता है। और इसका एक वर्ष जो पूरा होता है, परिभ्रमण, भ्रमण लिखते हैं ना, 84 वर्ष लगाता है। और सबसे ज्यादा 165 वर्ष कौन लगाएगा, वरुण, नेपच्यून कहीं अभी मिल जाएगा, अभी ढूंढेंगे हम लोग उसको, ठीक है। तो ये अब चूंकि दूरी बढ़ती जा रही है तो भाई टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, समझ रहे ना। अब ये 24 लगा रहे थे, अब 84 लगा रहे हैं, आगे और डेटा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यूरेनस में ज्यादा क्वेश्चन तो कुछ नहीं बनता है, इससे भी पूछ लेता है कि देखिए उल्टा चक्कर लगा रहा है। जैसे हम वापस पढ़ते हैं, बुध के बाद शुक्र उल्टा चक्कर लगाता है, मतलब पूरब से पश्चिम, ये भी समझ ना। थोड़े बहुत इसमें भी वलय पाए जाते हैं। और क्या इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखो हम लोग अगर चाहें तो पूरा इसको यहां से पूरा ध्यान से अगर देखें, अरे तो पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए
स्ट्रक्चर क्या है पूरा, अब इतना टाइम तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखना चाहें तो पूरी चीजें हम इसमें देख सकते हैं, समझ रहे ना। ये कुछ इस आकृति का बनता है, देखिए अब इधर रात है इसलिए ऐसा है, ठीक है उधर सूरज है ना इसलिए इधर रात है, तो इधर दिन है। अगर हम बात करें बाकी चीजों में, जैसे इसमें ये दे रखा है कि भाई कितना कितना व्यास है, तो 51,118 किलोमीटर जो है इसका डायमीटर है ना। स्पीड हर चीज है, इतना ज्यादा हमें कोई मतलब नहीं है। और इसका टेम्परेचर जो है, चूंकि हाँ एक चीज मैं तापमान की बात करूं तो तापमान यहाँ से अब घटना शुरू होगा सभी ग्रहों का, तो -210 डिग्री सेल्सियस जो है इसका तापमान हो जाता है, जो बड़ा कम हो जाता है, ठीक है। 84 वर्ष लगा देता है पूरा चक्कर लगाने में। और डिस्टेंस जो है पूरा 19.2 एस्ट्रोनॉट यूनिट है ना। तो ये पूरा इंसाइक्लोपीडिया है, इसमें हम लोग आने की जरूरत फिलहाल है ही नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं सोलार सिस्टम। अरे अभी तो इसी का था। इसके पास सैटेलाइट की संख्या कितनी है, और सबसे अंतिम वाले में कहाँ गया भाई सोलार सिस्टम, हाँ खुला नहीं क्या सोलार सिस्टम, यही तो ढूंढ रहा था मैं। तो अभी देखिए इसमें जो है मात्रा जो है बढ़ी नहीं है उपग्रहों की। जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून वहां है। नेपच्यून को क्या कहते हैं हम लोग, नीला ग्रह कहते हैं, पता है। कहाँ गया, 2 घंटा भर मेरे, अच्छा ये है तो उधर ले चलो उसको, ये है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। फिर वापस वहीं आ गए, क्या फायदा है। तो बस चलिए, इससे हम बस इतना ही ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या है, टोटल 27 उपग्रह पाए जाते हैं, है ना। और उसके बाद जो है लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं हम, ये क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा। लेकिन अब लेटा हुआ ग्रह मुझे फिर नहीं दिख रहा है, तो ढूंढने में बहुत टाइम लग जा रहा है यार। अब जैसे बच्चों को ये ध्यान नहीं हो पाता कि यार कौन आगे रहेगा कौन उससे पीछे रहेगा, है ना। ये थोड़ी सी, अरे सबको तो मैं खींच लाया, ये है, ठीक है। अब इतने में से कवर कर लेते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा इन लोगों को ढूंढने में टाइम लग जा रहा है। इसकी बात हो रही थी यूरेनस की। तो देखिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, कारण यह है कि लगभग 82-82.5 डिग्री अंश झुका हुआ है अपने अक्ष पर। यहां से क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। 82 से 82.5 डिग्री पे अपने अक्ष पर लगभग इस तरीके से झुका हुआ है, और ऊपर से ये अपोजिट चक्कर लगाता है, ठीक है। और इसके पास 27 उपग्रह हैं, सैटेलाइट की संख्या 27 है, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब हम बात करेंगे नेपच्यून, जो अंतिम है, ठीक है। नेपच्यून को हम लोग क्या कहते हैं, वरुण। अभी मैं आप लोगों को याद भी कराऊंगा कौन क्रम से रहेगा, जैसे अरुण वरुण ऐसे करके है, तो फिर से एक बार रिकॉल करा देंगे हम लोग। तो वरुण से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, सबसे पहले इसे हम क्या कहते हैं, हरा ग्रह। हरा ही है ना, उसमें कलर देखेंगे, उसमें आप देखेंगे तो हरा ग्रह है। कारण यह है कि इसमें आमतौर पे अमोनिया या मीथेन और अन्य गैसेस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं कहीं उसका रंग जो है हरा हो जाता है। और सबसे दूर है तो ठंडा रहेगा भी, सब ये भी लिख ही लो। 2-3 ही क्वेश्चन बनेगा, ठंडा सबसे दूर, और कितना समय लगाता है, 1 वर्ष पूरा करने में लगभग 165 वर्ष, ठीक है। 165 वर्ष लगा देता है पूरा सूर्य का चक्कर लगाने में। तो 1 वर्ष होने में इसको इतना समय लगता है, हमारे हिसाब से 165 वर्ष लगा देता है। क्वेश्चन और क्या पूछ लेगा, इसके पास सैटेलाइट कितने हैं, टोटल 13 सैटेलाइट है, उपग्रहों की संख्या 13 है, ठीक है। और थोड़ा मैं जल्दी सोच रहा हूँ खत्म कर लिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप जब पढ़ेंगे तो हम एक एक ग्रह को बाद में फिर क्लास में और पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और ज्यादा कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनता है, ठीक है। डिस्टेंस इतना हो गया। अब जैसे एक बार और आपको याद करना है तो याद कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ कैसे क्रम वाइज हम देखेंगे कि सबसे अच्छा छोटे से बड़े की ओर बढ़ेंगे, तो सबसे छोटा बुध, समझ रहे ना। फिर उसके बाद
मंगल शुक्र ऐसे करके होगा, क्योंकि मंगल छोटा है सापेक्षता शुक्र से, दोनों की साइज लगभग एक जैसी है। तो दूरी के हिसाब से सबसे पहले याद कर लेंगे, तो बुध, ठीक है, बुध के बाद फिर शुक्र, दूरी बढ़ रही है, ठीक है, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके उपरांत मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, पूरा दिनों का नाम हो गया ना हम लोगों के। बृहस्पति के बाद फिर आता है शनिदेव, फिर अरुण और फिर वरुण। अब आप लोगों को जो याद रखने में जो है थोड़ी सी तकलीफ ये हो सकती है कि भाई वैसे आप इस तरीके से आप पढ़े हैं देखते हुए तो आपको याद ऐसे ही रहेगा। अगर इन दोनों में नेपच्यून और यूरेनस में कुछ मामला बिगड़ रहा हो तो याद हिंदी में रख लीजिएगा, सबसे पहले अ आता है, उसके बाद व आता है, बस खत्म, है ना, अरुण वरुण, ठीक है, बढ़िया है इस तरीके से। बाकी पृथ्वी शुक्र बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, और प्लूटो भाई साहब अब कल्टी हैं, खत्म, ठीक है। तो इसको आज इतना ही खत्म करते हैं, है ना, चीजें समझ में आई, ठीक है, इसको एक दो बार वीडियो भी देख लेना, है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।